नेपाल में 6 महीने पहले हुए जेन जेड के विरोध प्रदर्शन और केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद 5 मार्च को आम चुनाव हुए। इसमें जेनजी की पसंद बालेन शाह ने पूर्व पीएम केपी ओली को पछाड़ दिया है। पूर्व रैपर बालेन शाह के नेतृत्व वाली नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। नेपाल का जनादेश एक मिलेनियल प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह तैयार है। बालेन शाह को बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है। बालेन उन प्रदर्शनकारियों में से थे जो सितंबर 2025 में सड़कों पर उतरे थे और जिस जेनजी आंदोलन के कारण उस समय की केपी शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। जानकार बताते हैं कि बालेन शाह एक फैंटम की तरह है। कोई भी उनके करीबी समूह में भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, कहाँ होंगे या उनकी क्या योजना है। जेनजी के लिए बालेन शाह की छवि एक मसीहा की है। नेपाल के जेनजी प्रदर्शन के दौरान बालेंद्र शाह उभर कर निकले थे। इस आंदोलन के बाद से उन्हें युवाओं के नेता के तौर पर देखा जाने लगा। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में जन्मे बालेन शाह एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रैपर बने। बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और 2022 में शहर के 15वें मेयर बने। मेयर के तौर पर उन्होंने दिखने वाले नतीजे देने वाले प्रोजेक्ट्स, भ्रष्टाचार विरोधी भाषण और एक व्यवहारिक अप्रोच पर जोर दिया, जिसने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर की राजनीति में अच्छा प्रदर्शन किया। एक नॉन करियर राजनेता के तौर पर उनके बैकग्राउंड ने उन्हें एक बाहरी रिफॉर्मर के तौर पर अपनी जगह बनाने में मदद की। अपने मेयर के कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने के बाद बालेन का राजनीतिक सफर काठमांडू से आगे बढ़ा। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी में शामिल हुए और बगावत के बाद के राजनीतिक माहौल में एक जानी मानी आवाज बनकर उभरे। उन्होंने आर्थिक रिफॉर्म, युवा रोजगार और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अभियान चलाया। बालेन के बारे में लोगों का मानना है कि वो नेपाल की पॉलिसी और पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। उनका कहना है कि बालेन प्रधानमंत्री के काम को मेयर से आसान मानते हैं, क्योंकि मेयर को बदलाव लागू करने के लिए कई मंजूरियों की जरूरत होती है। उन्हें शायद ये एहसास हो कि नए ऑफिस में अगर वो सच में इसे संभालते हैं तो मंजूरी ज्यादा लोगों यानी नेपाल के लोगों से लेनी होगी। चुनाव परिणामों से साफ है कि बालेन शाह जनता की पहली पसंद है। मतलब ये कि बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल में 4 बार के प्रधानमंत्री ओली को हराकर सत्ता हासिल करना आसान काम नहीं था। बालेन की पार्टी आरएसपी ने आम चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है। नेपाल में जो भी हो रहा है वो बांग्लादेश के विकल्प उलट है। वहां पर छात्रों की क्रांति से मौजूदा सरकार को गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में पिछली सरकार का प्रमुख विपक्षी दल सत्ता में वापस लौट आया। बांग्लादेश में नवगठित छात्र दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं डाल सका। नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही देश एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों में बिल्कुल अलग परिस्थितियां पैदा कर दी है। बांग्लादेश जब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनका छात्र आंदोलन नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन जैसी सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाया, इसकी वजह क्या रही। बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच की वजह लगभग एक जैसी थी। दोनों ही देशों में विरोध का मकसद मौजूदा व्यवस्था को बदलना था। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जमात समर्थित छात्र शिविर जैसी ताकतों ने शुरू किया था, जिसका लक्ष्य था सत्ताधारी सरकार को हटाना। बात अगर नेपाल की करें तो वहां हुए विरोध प्रदर्शन का मकसद भी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। बालेंद्र शाह जैसा नेता इसी वजह से उभरे। वो नेपाल में एक नया विकल्प बन गए, जिसे नेता ने स्वीकारा भी। अब वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालात कुछ अलग रहे। वहां छात्र आंदोलन जनता को स्वीकार्य नेता नहीं दे सका। वहां हुआ छात्र आंदोलन राष्ट्र निर्माण और आम बांग्लादेशियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के बजाय खुद को गति देने के लिए शेख हसीना विरोधी और भारत विरोधी एजेंडे पर ज्यादा केंद्र था। लेकिन यह रणनीति कारगर साबित हुई। शेख हसीना ने तो बांग्लादेश छोड़ दिया, लेकिन वहां के लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा, इसे लेकर छात्र जनता के सामने कोई ठोस प्लान पेश नहीं कर पाए। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद सिर्फ बांग्लादेश को अगर कोई इकलौता विकल्प नजर आया तो वो थे तारिक रहमान, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। देश की मौजूदा राजनीति की वजह से ही वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। जनता को उन पर विश्वास था, उसकी वजह भी खास है।
17 सालों तक राजनीति से दूर रहने के बाद भी तारिक रहमान ने जनता के सामने नए विचार, एक नया दृष्टिकोण और सबसे एक योजना पेश करी। तारिक की ढाका में वापसी के तुरंत बाद उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। उनको संबोधित करते हुए तारिक ने कहा, अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, मेरा एक सपना है, उनकी तरह मैं भी कहना चाहता हूं, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है। बस तारिक की यही रणनीति काम आई और वो बांग्लादेश में छात्र समूह से बेहतर विकल्प बन गए। उन्होंने राजनीति में हाशिए पर मौजूद बांग्लादेश जमात इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया। तारिक रहमान की समावेशी राजनीति और अल्पसंख्यकों तक पहुंच ने उन्हें मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय विकल्प बना दिया। इससे एक बात तो साफ है कि वोटर्स को ऐसा नेता पसंद आता है जो सत्ताधारी दल के खिलाफ लगातार नकारात्मक राजनीति करने के बजाय वैकल्पिक योजनाएं पेश करते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमटीवी न्यूज के साथ।